हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम डॉक्टर नगेंद्र की बुक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आदिकाल हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि कुछ एरर होने की वजह से हम ये वीडियो पूरा पार्ट जो है कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और आज हम इस पेज से हमें पढ़ना था मानवतावाद 37 पेज नंबर से। इससे पहले का हम पुराने वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसको पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन आप कर सको। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ तक का अध्ययन हमने कर लिया था, इतिहास से आया। अब मानवतावाद सबसे हमें आज का अध्ययन शुरू करना है। मानवतावाद मुख्यतः प्राचीन मानविकी विधाओं के इतिहास से पुनर्जागरण काल के इतिहास से प्रजाधिपत्य और पुनः स्थापन का संबंध विशेष राजनीतिक घटनाओं के साथ है। 18वीं सदी पुराना संख्यावाचक पद, जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग नव्य शास्त्रवाद, पूर्व स्वच्छंदतावाद आदि साहित्यिक शब्दों का अर्थबोध होने लगा है। पूर्व स्वच्छंदतावाद और स्वच्छंदतावाद मुख्यतः साहित्यिक शब्द हैं, जबकि विक्टोरिया युग, एडवर्ड युग और जॉर्ज युग नाम व पद राजाओं के शासनकाल से ग्रहण किए गए हैं। इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि नामावली राजनीति, साहित्य, कला के शब्दों का गोरख धंधा मात्र है। इसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे विचारों से यह मंतव्य एक सीमा से आगे मान्य नहीं हो सकता। कम से कम व्यवहार में अभी तक केवल साहित्य चेतना के आधार पर काल विभाजन और तथा नामकरण के आधार पर एक रूपता का निर्वहन संभव नहीं हुआ है, और उसका सयास सिद्ध कर देने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। इसके आगे है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य के सभी कालखंडों के नाम ठीक हैं। एडवर्ड, जॉर्ज आदि राजाओं अथवा प्राधिपत्य, पुनः स्थापन आदि राजनीतिक घटनाओं के नाम पर साहित्य के इतिहास का नामकरण तो एकदम असंगत है, क्योंकि ये नाम व पद किसी प्रकार की साहित्य चेतना की व्यंजना नहीं करते, किंतु विक्टोरियन शब्द व्यक्तिवाचक न रहकर एक विशेष जीवन दृष्टि और साहित्य चेतना का वाचक बन गया है, और अब वह इतना अधिक अर्थगर्भित हो गया है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने से अनावश्यक भ्रांति ही हो सकती है। इस प्रकार सांस्कृतिक नाम व पदों की भी अपनी सार्थकता वेलैक द्वारा साहित्य चेतना पर बल दिया जाना ठीक है। नामकरण के लिए प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार ग्रहण करना अधिक असंगत है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में किसी युग की साहित्य चेतना का द्योतक केवल साहित्यिक प्रवृत्ति के द्वारा ही संभव है। यह मानना कम से कम व्यवहार में कठिन हो सकता है और है। इसलिए इस आधार को लचीला रखना होगा और यह मानकर चलना होगा कि कोई नाम पदार्थ के संपूर्ण व्यक्तित्व का वाचक नहीं हो सकता। सामान्यतः नाम संकेत मात्र है, विशेष परिस्थितियों में प्रतीक हो सकता है, किंतु पूर्ण बिंब तो वह नहीं हो सकता। इतिहास में नाम का प्रयोग प्रतीक के रूप में करना ही अधिक संगत है, और जहाँ यह संभव ना हो वहाँ संकेत मात्र से काम चल सकता है। नाम में अशुद्ध या अस्पष्ट प्रतीकार्थ भरने या उसे बिंब का रूप प्रदान करने की चेष्टा व्यर्थ है। उक्त विवेचन का सारांश यह है कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्ति और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा है, युग का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना के आधार पर मान कर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, किंतु जहाँ ऐसा नहीं हो सकता वहीं राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जा सकता है, या फिर कभी कभी विकल्प न होने पर निर्विशेष कालवाचक नाम को भी स्वीकार किया जा सकता है। नामकरण में एक रूपता काम्य है, किंतु उसे सयास सिद्ध करने के लिए भ्रांतिपूर्ण नामकरण उचित नहीं है। अगर युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए, जहाँ साहित्य के मूल स्वर अथवा उसका
मूल चेतना में परिवर्तन करना लक्षित हो और नए स्वर एवं चेतना का उदय हो, वहाँ युग की पूर्व सीमा और जहाँ तक समाप्त होने लगे वहाँ उत्तर सीमा माननी चाहिए। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का अवलंबन लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युगों अथवा कालखंडों में विभाजित किया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल और उनके अनुसरण पर नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया। दूसरे क्रम के अनुसार केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसे ही स्वीकार किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्राय एक है। 19वीं सदी के मध्य में या उसके आगे पीछे उसका कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ जिसके आधार पर युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके। संत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य आदि की धाराएं पूरे मध्यकाल में 5 शताब्दियों तक अखंड रूप में प्रवाहित होती रहीं। उनमें उतार चढ़ाव अवश्य आए किंतु मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के रसज्ञ प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी का आरंभ से यही मत रहा कि तीसरी पद्धति साहित्य का विभाजन विधाक्रम से करती है। इसका आधार यह है कि समस्त साहित्यिक राशि का एकत्र अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। इस प्रकार के अनेक इतिहास या खंड इतिहास में हिंदी में उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त एक और ऋतु पद्धति जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। इसके प्रवक्ताओं का तर्क है कि किसी विचारधारा अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से परिदृश्य विकृत हो जाता है और यथार्थ दर्शन में बाधा पड़ती है। अतः स्वाभाविक कालक्रम में के अनुसार ही सामग्री का विभाजन करना समीचीन है। इस पद्धति का आलंबन आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछ एक इतिहासों में ही आंशिक रूप से किया गया। इन सभी पद्धतियों के अपने गुण दोष हैं, परंतु यह भी समन्वयतात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयकर है। जैसे कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है, साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद्य तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा और उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इसी समन्वित पद्धति को स्वीकार कर लेने पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच रचित ऐसी कृतियाँ मिलती हैं जिनकी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी अर्थात हिंदी की कोई उपभाषा है और 11वीं सदी तक हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से प्राय मुक्त हो चुकी थी। उस समय से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक हिंदी भूभाग सांस्कृतिक इतिहास का प्रभाव 2 परस्पर विरोधी सामंतियों और धार्मिक काव्यधाराओं को लेकर एक नई भाषा की अनगढ़ भूमि पर बहता रहा। इसके बाद भक्ति व्यापक आंदोलन संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया और हिंदी भाषा प्रदेश में नई भाषा हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से उसकी प्रचुर अभिव्यक्ति होने लगी। यह निश्चय ही एक नई युग का उदय था जिससे सांस्कृतिक चेतना और उसके फलस्वरूप साहित्यिक चेतना में एक नया मोड़ आया। अतः यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से यानी 14वीं सदी के मध्य से साहित्य के इतिहास का दूसरा युग आरंभ होता है। इस युग के विषय में 2 मत हैं। एक के अनुसार संपूर्ण मध्यकाल 19वीं सदी के मध्य तक चला और दूसरे के अनुसार इसमें 2 खंड है। एक 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक और दूसरा 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। इसमें दूसरा मत ही अधिक मान्य है। यह ठीक है कि संत काव्य, प्रेम आख्यानक काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, नीति काव्य व वीर काव्य की धाराएं पूरे मध्य युग में प्रवाहित रहीं,
रीति काव्य की रचना पूर्वार्ध में भी हो रही थी, परंतु मुगल वैभव का आरंभ होते होते अर्थात 17वीं सदी के मध्य तक आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल चुकी थी। भक्ति भावना का प्राधान्य समाप्त हो चुका था और अलंकरण तथा श्रृंगार विलास की प्रवृत्ति प्रमुख बन गई थी। यहाँ तक कि भक्ति काव्य में भी भक्ति भावना के क्षीण पड़ जाने से विलास तथा अलंकार रीति का समावेश हो गया था और इससे काव्य की चेतना तथा काव्य के रूप दोनों में स्पष्ट अंतर आ गया था। अतः शुक्ल जी अथवा उनके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने मध्य युग को 2 कालखंडों में बांट दिया और यह ठीक है। इसके बाद 19वीं सदी के मध्य में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी। वह थी सन 1857 की क्रांति। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरण का यह आंदोलन वास्तव में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का पहला उद्घोष था। भारतीय चेतना में व्याप्त मध्ययुगीन संस्कार सहज विक्षुब्ध हो उठे। भाग्यवाद पर आश्रित अकर्मण्यता की भावना जो हर प्रकार के परिवर्तन के प्रति साशंकित थी, नवीन परिस्थितियों के आघात से आंदोलित हो उठी और जनमानस में अपने राजनीतिक सामाजिक स्वत्व को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसके बाद ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। खंडों में विभक्त भारत एक संगठित राज्य बनकर विदेशी साम्राज्य का प्रमुख अंग बन गया। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तथा सभ्यता संस्कृति से भारतीय मानस का संपर्क और संघर्ष हुआ, जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग का जन्म हुआ। अतः आधुनिक युग की पूर्व सीमा 1857 से 19वीं सदी का मध्य ठीक ही है। यह युग आज 1.5 शताब्दी पार कर चुका है। पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा इसमें परिवर्तन बड़ी तेजी से हुआ और आधुनिकता का रूप भी बदलता गया। अतः इसके पूरे कलेवर को एक ही वक्त में समेट लेना उचित नहीं होगा। आधुनिक युग का आरंभ होने पर देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन और उसके प्रभाव स्वरूप का साहित्य में पुनर्जागरण की जो चेतना उत्पन्न हुई थी, वह प्राय शताब्दी के अंत यानी 1900 ईस्वी तक चलती रही। उस समय स्थिति में फिर कुछ परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट हुआ। देश को स्वराज्य ही चाहिए, यह भावना स्थिर हुई। सामाजिक आर्थिक और नैतिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय था, जब देश में अपने घर को ठीक करने की भावना सर्वप्रमुख थी और उसका प्रतिफलन साहित्य में भी हो रहा था। उक्त स्थिति 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंत यानी 1918 से 1919 तक चलती रही। तब राजनीतिक सामाजिक जीवन में गांधी तथा साहित्य में गांधी व रविंद्र दोनों के प्रभाव से एक मोड़ फिर आया और अंतर्मुखांतरस्वाद की एक नवीन चेतना का उदय हुआ। यह चेतना भी चौथे दशक के अंत में 1938 से 39 के आसपास गांधी के प्रभाव के साथ क्षीण हो गई और इसके स्थान पर एक अत्यंत भिन्न यथार्थवादी सामाजिक चेतना का आविर्भाव हुआ, जिसमें देश में बढ़ती हुई समाजवादी प्रभाव का गहरा रंग था। तब से अब तक 6 दशक बीत चुके हैं। इस अवधि में भी नया लेखन कई बार हुआ। 53, 60 और 80 आदि में युग परिवर्तन की घोषणा कर चुका है, परंतु अत्यधिक सामीप्य के कारण इस विषय पर अभी कुछ निर्णय देना कठिन होगा। आगे है नामकरण की समस्याएं। नामकरण की समस्या हम देखते हैं। इस संदर्भ में अंतिम प्रश्न है युगों के नामकरण का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास की 4 कालों में विभाजित किया था। इस प्रकार हैं वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उन्होंने जॉर्ज गिरसन और मिश्र बंधु से कुछ आवश्यक ग्रहण किए थे, आवश्यक आंकड़े ग्रहण किए थे, परंतु काल विभाजन नामकरण की अंतिम तर्क पुष्टि व्याख्या उनकी अपनी है। इससे भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया, परंतु वीरगाथा काल और रीति काल के विषय में विवाद हो रहा है। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गई, जिसमें प्रमुख है कि जिन वीरगाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया, उसमें कुछ तो अप्राप्य हैं और कुछ परिवर्तन काल की रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त जो साहित्य इस काल अवधि में लिखा गया, उसमें
सामंतीय और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने का भी मतलब मिलता है। इसमें काव्य और माध्यम के रूप में मिलता है। ठीक है, ऐसी विविधता माध्यम के रूप में कि ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उनका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसे नामकरण, जो कि साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का द्योतक करता है, विद्वानों की आंशिक मान्यता है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई विकल्प नहीं है। रीतिकाल के विषय में मतभेद है कि परिधि सीमित है। यह विवाद का विषय इतना ही है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख है यह श्रृंगार तत्व प्राचुर्य दोनों का ही है, पर इन दोनों में भी अधिक महत्व किसका है? हमने विचारा है कि जिस काव्य रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं भक्ति काल और वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा यह कहें कि जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, उनका नाम रीतिकाल ही अधिक समीचीन है। इसके विकल्प श्रृंगार काल में अति व्याप्त हैं, क्योंकि श्रृंगार का प्राधान्य तो प्राय सभी युगों में रहा है। वह काव्य का एक प्रकार से सार्वभौमिक तत्व है, अतः उसके आधार पर नामकरण अधिक संगत नहीं होगा। इस युग का श्रृंगार रीतिबद्ध था और रीति ही यह यहाँ प्रमुख है। इस थोड़ा पेज साफ नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और उनका प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान कहा है। प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में उन्होंने यह संकेत भी कर दिया है कि उन्होंने क्रमशः भारतेंदु और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। तीसरे उत्थान की उसके प्रवाहमय रूप के कारण उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। पहला कालखंड जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग था, जब अतीत की गौरव भावना के परिप्रेक्ष्य में नव जागरण की चेतना विकसित हो रही थी, अतः पुनर्जागरण काल नाम दिया जा सकता है। और चूँकि भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व में जिन्होंने अपने जीवन काल में इस युग का नेतृत्व किया और जिनका प्रभाव मरणोपरांत भी बना रहा, यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी, इसलिए उसका नामकरण उनके नाम पर भी करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। प्राय इसी पद्धति और युक्ति से द्वितीय उत्थान का नामकरण भी किया जा सकता है। इस पर औचित्यपूर्वक जागरण सुधार काल विकल्प द्विवेदी युग कह सकते हैं। तीसरे चरण की सर्व प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद, अतः इसका उचित नाम छायावाद काल ही हो सकता है। उनकी परिवर्तित काल हमारे अधिक निकट है और इसकी मूल चेतना इतनी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिति आधार को लेकर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता। आरंभ में प्रगतिवाद का दौर था और कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया। इसके कुछ समय बाद प्रयोगवाद का आविर्भाव हुआ, जो थोड़े समय तक इसके समानांतर चलकर 1953 के आसपास नवलेखन में परिणत हो गया। अत्याधुनिक लेखन का दावा है कि नवलेखन का युग भी सन 1960 के बाद खत्म हो गया और इसके बाद की साहित्यिक चेतना यथार्थ बोध को प्रखरता के कारण अपनी पूर्ववर्ती साहित्य चेतना से भिन्न है। अतः इस अस्थिर और त्वरित गति से बढ़ते हुए साहित्य प्रवाह को किसी एक नाम से बांधा जाए या नहीं, यह प्रश्न है। कुछ आलोचक पूर्वार्ध को प्रगति प्रयोग काल और उत्तरार्ध को नवलेखन काल कहना चाहते हैं और कुछ इस पूरे कालखंड को छायावाद उत्तर काल के नाम से अभिहित करते हैं। इनमें से पहले दोनों नाम कुछ अधिक निश्चित और भावात्मक और तीसरा नाम उतना ही अनिश्चित और अभावात्मक लगता है। पहले दोनों नामों के प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है, जबकि दूसरे छायावाद के अवशिष्ट प्रभाव, विस्तार तथा विरोधी
प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी युग की घटना है, पर यह साहित्यिक चेतना को कोई नया मोड़ नहीं दे सकी, इसलिए नामकरण में उसका कोई विशेष संगति नहीं है। अतः निर्णय उक्त दोनों विकल्पों के बीच ही करना है। अतः 1938 से 39 से आरंभ होने वाले वर्तमान युग का उपविभाजन किया जाए या नहीं। यदि इस तर्क के आधार पर कि इतिहास को बहुत छोटे छोटे खंडों में व्यक्त करने समग्र दर्शन में बाधा आती है, अथवा यह मानकर सामयिक साहित्य का स्वरूप स्थिर होने में कुछ देर लगती है, तो वर्तमान का एक नाम ही देना तो छायावाद उत्तर नाम अभावात्मक होते हुए भी असंगत नहीं है। इस लक्ष्य को आधार मानकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है। तो आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा सुझाया गया नामकरण है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक, जिसमें कि पहला पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918। छायावाद 1918 से 1938। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1918 से 38 है, वरना ये 1918 से 1936 और विद्वानों ने माने। ठीक है, 38 तक माना नगेंद्र ने। इसके बाद छायावाद उत्तर काल, जिसमें प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53, नवलेखन काल 1953 से अब तक। ये संदर्भ ग्रंथ है। आगे हम अध्याय 2 आदिकाल का आरंभ इस यहाँ से शुरू होगा, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ आगे। अगर आपको ठीक लग रहा है तो, और नहीं तो फिर मैं इसको यहीं पर रोक दूँगी। धन्यवाद।